गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम आपको लेके चलते हैं न्यूटन्स पाठशाला में। और न्यूटन्स पाठशाला में आज का चर्चा का बिंदु है रासायनिक बंध। बंध एक बंधन है, एक दूसरे से बंधने का। हम लोग जब किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो किसके लिए? स्थायित्व पाने के लिए, संतोष पाने के लिए, आराम पाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे ही हमारे रासायनिक तत्व हैं, रासायनिक कंपाउंड्स हैं, वो भी ऐसे ही किसी न किसी तरीके से बनते एक दूसरे से और बंध के अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करते हैं। इस रासायनिक बंधन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो बंधन होता है, रासायनिक बंध बनते हैं, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है संयोजकता का। जो वैलेंसी है, एटम्स की वैलेंसी, उसको जानना पड़ेगा कि उनकी वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी माने लेन देन। लेन देन किसका? वैलेंसी है रासायनिक सहयोग करने की क्षमता। कोई एटम जो होता है उसकी केमिकल मतलब रासायनिक सहयोग की क्षमता क्या है, उसकी पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये रासायनिक सहयोग करने की जो क्षमता होती है वो कितने परमाणु से जुड़ रहा है और किस परमाणु से जुड़ रहा है। हर एक परमाणु की अलग अलग क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इस क्षमता के आधार पर ही उसकी वैलेंसी तय होती है। और इस वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि उस जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है और उस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में उसके बाहरी जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो रासायनिक सहयोग करने की क्षमता अर्थात वैलेंसी जो है डिपेंड करती है उसके बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर डिपेंड करती है कि उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वो किस तरीके से अरेंज हैं। तो हम जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, तो देखो कोई भी परमाणु जो होता है वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। स्थायित्व मतलब अब उसे सेटिस्फाई हो जाए। अगर कुछ एक्सेस है तो दे के सेटिस्फाई हो जाए, या किसी के पास कोई कमी है तो कहीं से प्राप्त करके संतोष पा जाए। हम लोग भी नहीं करते हैं सेटिस्फाई के लिए। भूखे हैं तो रोटी खाते हैं, किसी को दान करने की आदत होती, दान करके संतोष पाता है। ऐसे ही हमारे रासायनिक कंपाउंड्स हैं, वो जो बनते हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी परमाणु द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा या इलेक्ट्रॉन लिया गया होगा या दोनों की साझेदारी करी गई होगी कि चलो भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, एक इलेक्ट्रॉन आपका है, तो साझेदारी हो गई। तो हमें एटम्स का नेचर, परमाणुओं की जो आदत है उसको समझना पड़ेगा, तभी हम उसकी संयोजकता को समझ पाएंगे। तो परमाणु की आदत स्थायित्व प्राप्त करने की होती है और वो क्या होता है? स्थायित्व प्राप्त करते इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा, इलेक्ट्रॉन का लेना या इलेक्ट्रॉन का देना। और लेना देना ऐसे नहीं कि लेने देने के बाद हम अनसेटिस्फाई हो जाएं, सेटिस्फाई होते हैं तो हम पाते हैं उसकी वैलेंसी को। देखो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के बाद में हम किस स्थिति में जाना चाहते हैं, जो निकटतम अक्रिय गैस है उस पर। इसको समझेंगे आप जब रासायनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं, तो आप देखोगे उसमें जो इनर्ट गैस हैं, अष्टम समूह जो है 7th के बाद वाला, उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जिनका अंतिम जो है आउटर मोस्ट शेल है, हीलियम को छोड़ दे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और 8वीं वो पूरा भरा हुआ सेटिस्फाई है। आपका हीलियम, नियॉन है, ऑर्गन है, वो सब सेटिस्फाई है। तो इसी को समझने के लिए हम बात करें जरा सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 11 और वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है, पहली कक्षा में 2 है, फिर 8 है, उसके बाद में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जरा इसको देखें कि इसकी वैलेंसी क्या बनेगी जाके। तो अगर हम इसका संरचना खींचते हैं तो सबसे पहले बना देते हैं नाभिक, और नाभिक बनाने के लिए इसमें P जो है वो 11 है और N जो है 12 है। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 2, 1 और 2। दूसरी सेल जो है उसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से। और 1 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में है। एक आउटर मोस्ट शेल जो बनी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब देखिए इसका नेचर क्या होगा। सोडियम की वैलेंसी इस पे डिपेंड करेगी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है
तो बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, जो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए, अर्थात हीलियम का नियान आता है ना, तो नियान यानी नियान का एटॉमिक नंबर होता है 10, नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 8। 2 8 पाने के लिए क्या करें जी, अपना आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो क्या होगा, इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पॉजिटिव चूंकि इसके पास प्रोटॉन जो है 11 है, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन देने के बाद में Na+ बन जाता है, अर्थात इसकी वैलेंसी 1 डिनोट होती, वो धन की, धनी है, इसने भाई दिया है, धनी है, देने वाला है। और दूसरे शब्दों में समझिए, तो दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन्स की वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन से मैनेज रहती है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन से बढ़ गया, इसलिए प्लस शो करने लगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो संयोजकता है वो संयोग करने की क्षमता कहाँ पे डिपेंड कर रही है, आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड कर रही है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड कर रही है। दूसरे केस में हम देखते हैं जरा क्लोरीन को उठा के, Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 17 है। अब 17 का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसकी बात करें तो 2, 8 और 7, यानी पहली कक्षा में 2 हैं, दूसरी में 8 हैं और तीसरी में 7 हैं। तो जब हम इसका परमाणु संरचना बनाएंगे किसकी, क्लोरीन की, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम इसका नाभिक बनाएंगे। नाभिक में कितने हैं, P बराबर है यहाँ पर जितने प्रोटॉन्स अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो P बराबर यहाँ पर 17 है और 17 गुनी 34 35, यानी N बराबर यहाँ पे है 18 है। अब पहले में देखिएगा, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरी जो सेल है उसमें 7 है। जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन इसकी आखिरी कक्षा में। तो क्या संभव होगा कि बाहर आखिरी कक्षा जो है इसका नियरेस्ट जो पास का आखिरी गैस का कंपाउंड है वो हीलियम नियानवाद आर्गन आता है। आर्गन जैसा बनना चाहेगा, आर्गन जैसा स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, तो ये क्या काम करेगा, आर्गन बनने के लिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 और 8। अब यहां देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 7 8 2 7 2 8 7, यानी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इसके लिए मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन कैसे लेना चाहेगा, लेते ही क्या हो जाएगा, बाहरी कक्षा में आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक लिया, रेडी हो गया भाई, किसी से ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया, तो Cl जो है रीडी हो जाता है, एक ऋण लेता है, यानी इसकी वैलेंसी डिनोट होती है आकर के -1। ये तो मैंने परमाणु में बताई, ऐसे ही मूलक में भी होता है, जो मूलक जुड़ते हैं जिससे कंपाउंड का निर्माण होता है, उनकी बात करेंगे। तो जब आपने संयोजकता को समझ लिया, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्रम में पहुंचेंगे, जो रासायनिक बंध बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलतः रासायनिक बंध की जब बात हम करेंगे तो यहाँ रासायनिक बंध 3 तरीके से होते हैं, 3 तरीके के बंध होते हैं, अर्थात 3 तरीके से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले होता है वैद्युत संयोजी बंध। नंबर 1 वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा होता है आपका सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। और तीसरा है उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। तो एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1 वैद्युत संयोजी बंध क्या है, कैसे बनता है, और जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उनकी आदत, उनके नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रासायनिक बंध के क्रम में जो बात चल रही थी वो बात थी
वैद्युत संयोजी बंध की। वैद्युत संयोजी बंध, इसी का दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक बंध। एक ही बात है, उसको अलग अलग ढंग से कहा गया है। यहां समझना है हमें कि वैद्युत, यहाँ वैद्युत की बात आ गई। वैद्युत एक तरीके से बिजली समझिए आप, बैटरी में प्लस माइनस होता है, ऐसे समझिएगा। तो एक चीज याद करने के लिए खाली है क्या है, जो बंध, जो बांड, जो उनके बीच में बंधा उत्पन्न होता, बंध लगता है, वो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, जो दो परमाणु होते हैं जिनके बीच बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनता है, और उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। यह समझना होगा हमें कि ऐसा बंध है जिसमें कोई दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उन जुड़ने की कंडीशन होती है, उनमें से एक परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। और जब इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है, तो मैंने अभी बात की थी सोडियम के केस में देखा था। चलो इसे जरा देखते हैं, सोडियम का फिर से केस उठाते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 11, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 इसे लिखा जाएगा 281। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 281। अभी आपने जैसे देखा था कि बाहरी कक्षा में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को दे करके जे क्या प्राप्त करना चाह रहा है, जे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 का प्राप्त करना चाह रहा है, स्थायित्व प्राप्त करना चाह रहा है। जो ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर है, नियॉन, नियॉन के बराबर, नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके, क्या इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा नियॉन का, तो कैसा स्थायित्व प्राप्त कर जाएगा। और इस क्रम में इलेक्ट्रॉन देने के बाद में अब ये सोडियम नहीं रहा, अब सोडियम का क्या बन गया, आयन बन गया है, यानी प्लस बन गया है। प्लस माइनस की बात आ गई। इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैंने कहा देने वाला धनी होता है, बांट रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पर प्लस आवेश आ गया। इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल अभी लिए थे Cl का, Cl मीन्स क्लोरीन का। क्लोरीन के केस में देखा था 2, 8 और 7 था। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है क्लोरीन के पास। एक इलेक्ट्रॉन एक क्यों पाना चाह रहा है, क्योंकि अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी जो बाहरी कक्षा है 7 वाली, वो 7+1 हो जाए और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्राप्त हो जाए, 288, जो कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाह रहा है। और अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक एक कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाता, मान लो सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया और किसने लिया, Cl ने लिया इलेक्ट्रॉन, तो Cl ने जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl क्या हो गया है, Cl हो गया है यहाँ पर, Cl अब ऋण आवेशित हो गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का धनी हो गया है और वो हो गया सोडियम प्लस, Na प्लस, और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया है, वो हो गया इलेक्ट्रॉन लेने वाला अर्थात ऋणी, तो Cl माइनस। अब इस केस में होता क्या, जरा हम इसी की बात करें कि यहां पर एक हो गया Na प्लस और दूसरा क्या हो गया, Cl माइनस। अब देखिए दो टाइप के यहां पर परमाणु हैं, एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित, अर्थात अब वो आयन के रूप में आ गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इन आयनों के कारण अपोजिट आयन के बीच में क्या होता है, उनके बीच एक आकर्षण बल क्रिएट होता है, और उस आकर्षण बल से इस तरीके से एक आकर्षण बल लगने लगता है इनके बीच में, Na और Cl के मध्य में एक बल क्रिएट हो जाता है। उस बल को ही हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ये जो बल लगने लगा है उसका नाम है स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें स्थिर वैद्युत बल होता है, अर्थात ऐसी कौन सी संयोजकता, ऐसा कौन सा बॉन्ड, यानी कि कौन सा बंध है जिसमें वैद्युत
बल अर्थात स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है। अदृश्य जो दिखता नहीं है लेकिन एक प्लस और माइनस के बीच में इस तरीके से दोनों बड़ी मजबूती से बंधे रहते हैं, इसलिए इसको जो सोडियम क्लोराइड बनता है इनका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि जो चीज ज्यादा मजबूती से बंधी हुई होती है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। दूसरे एक सवाल आता है कि जो वैद्युत संयोजक बंध से जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उन्हें हम ध्रुवीय यौगिक क्यों कहते हैं, या आयनिक बंध क्या कहलाता है। यहाँ आयनों के बन जाने के कारण Na और Cl आयन के रूप में है, इन आयन के बन जाने के कारण जो बंध बनता है वो आयनिक बंध कहलाता है। परीक्षा में ये सवाल को पूछा जाता है। और दूसरी तरफ ध्रुव आप जानते हो, उसके ऊपर आवेश होता, पोलर एक धन और एक ऋण, अर्थात दो ध्रुवों जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर दोनों आयंस पाए जाएंगे। तो ऐसे आयंस वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवी नेचर शो करते हैं। एक सवाल आता है कि वैद्युत संयोजी यौगिक जल में विलेय हैं या अविलेय हैं। देखिए यहाँ पर वैद्युत संयोजी यौगिक की बात की गई है। वैद्युत संयोजी यौगिक ऑलरेडी पहले से ही क्या रखे हुए हैं, अपने ऊपर चार्ज रखे हुए हैं, पहले से ही आवेशित हैं, और यह पानी में जब जाते हैं तो पानी में H2O पाया जाता है, H2O पानी का सूत्र है। तो जो पानी होता है वो भी पोलर सॉल्वेंट तरीके से एक्टिव हो जाता है। और इसका आप जब संरचना देखेंगे तो इसका क्रिस्टल बनता है NaCl का, उस NaCl के क्रिस्टल में आप देखेंगे कि इसमें जो H2O है, हाइड्रोजन के एक तरफ हाइड्रोजन लगता है, एक तरफ क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है। और ऑक्सीजन कैसा है, पार्शली निगेटिव है। ऑक्सीजन कैसा है, पार्शली निगेटिव है, और हाइड्रोजन कैसा है, पार्शली पॉजिटिव है। अब देखिए ये पोलर सॉल्वेंट है, कौन, पानी, H2O। और ये पोलर सॉल्वेंट के बीच में जब NaCl आता है, क्या आता है, NaCl। तो NaCl का क्रिस्टल है, उसमें Na के परमाणु किसके द्वारा आकर्षित होते हैं, ऋण के द्वारा, अर्थात ऑक्सीजन के द्वारा आकर्षित होते हैं। और Cl के परमाणु जो होते हैं, जो कि निगेटिव होते हैं, वो किसके द्वारा आकर्षित होते हैं, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है, आंशिक रूप से धनात्मक होता है। तो इस कारण एक तो इसका जो लेटिस स्ट्रक्चर बनता है किसका, NaCl का, इसके लेटिस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे हर एक एटम, चाहे वो Na हो चाहे वो Cl हो, वो 6 दूसरे अपोजिट परमाणुओं से ज्वाइंट रहता है। और ज्वाइंट कैसे, बंध के द्वारा, जो उनमें वैद्युत संयोजी बंध बना है उससे। ऐसे Na है तो जो Cl, और जो Cl है वो अगले किससे, Na से जुड़ा रहेगा। इस लेटिस स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको भी ऐसे ही समझेंगे, जैसे NaCl के केस में होता है, ऐसे ही कैल्शियम का CaCO2, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में जो Ca होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में बन जाता है Ca++, और O 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये 2 ऋण आवेश से युक्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में, जैसा अभी आपने सोडियम क्लोराइड के केस में देखा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या करता है, जे O माइनस हो जाता है। अब देखिए जो कंडीशन यहाँ NaCl के केस में आपने देखी थी, Na+ और Cl-, इनके बीच में स्थिर विद्युत बल के कारण एक बॉन्ड बन गई। बिल्कुल ऐसे ही CaO के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाती है, और वो बॉन्ड जो बनती है वो भी बहुत मजबूत बॉन्ड होती है। ऐसे और भी कंपाउंड आप देखने को मिलेंगे आपने, जिनमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन एक देने वाला होगा और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। जैसे इसी में आ जाता है आपका MgCl2।
मैग्नीशियम यहाँ पर डोनर है, देने वाला है। तो एम जैसे मैंने इसका लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे ही आप देखिएगा MgCl2, Mg के साथ में 2 Cl लगे हैं। और ये कैसे होता है, इसमें Mg जो होता है, Mg 2 धनात्मक हो जाता है, क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और Cl जो होता है 2 ऋणात्मक 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इन MgCl में भी इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। वो क्या कहलाता है, वैद्युत संयोजी बॉन्ड। और ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं इनमें वैद्युत चालकता कैसी होती है। तो वैद्युत चालकता के लिए आयन होनी चाहिए, उसके अंदर प्लस माइनस होनी चाहिए। तो इसमें जितने वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं इनमें पहले से ही धनात्मक और ऋणात्मक आयन पाए जाते हैं, इसलिए इनमें वैद्युत चालकता बहुत अच्छी पाई जाती है। तो वैद्युत संयोजी बंध है, उसी में बात आती है वैद्युत संयोजी जो बंध बनते हैं उनमें बनने मैंने बताया था Na और Cl के बीच में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरीके से बंध बने थे। तो एक उसमें कंडीशन होती है कि जो बंध बनेंगे किनके बीच में बनेंगे, उनमें एक प्रबल धन विद्युती होना चाहिए। प्रबल धन विद्युती अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की नेचर रखने वाला, इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर रखने वाला। अभी आपने देखा प्रबल धन विद्युती का थे, जैसे सोडियम था, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा था। कैल्शियम है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो एक इसमें 2 जो परमाणु हैं उनमें से एक ऐसा होना चाहिए प्रबल धन विद्युती परमाणु होना चाहिए, और दूसरा प्रबल ऋण विद्युती परमाणु होना चाहिए, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। तो जो प्रबल ऋण विद्युती है, जैसे कि आपने देखा था Cl था, जैसे आप देखो ऑक्सीजन था, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये पूरी सप्तम समूह में इनमें विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है। तो ऋण विद्युती है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए। तो इनमें इन्हीं के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वैद्युत संयोजी बॉन्ड बनता है। अब जो बॉन्ड बनेगा तो एक सवाल आता है वैद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं। मैंने इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश की। वैद्युत संयोजी यौगिक अर्थात वे यौगिक जिनके अंदर वैद्युत संयोजी बंध पाई जाती है या जिनका निर्माण वैद्युत संयोजी बंध के द्वारा होता है, वो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा Na और Cl, सोडियम क्लोराइड, इन एक ऐसा यौगिक है, कैसा कंपाउंड है, एक वैद्युत संयोजी कंपाउंड है, क्योंकि Na और Cl के बीच में वैद्युत संयोजी बंध बनी हुई है। आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एक जो यौगिक बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वैद्युत संयोजी बंध के कारण बन रहा है, इसलिए वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसकी मेन जो प्रॉपर्टी है उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। वैद्युत संयोजकता क्या है, वैद्युत संयोजकता की बात आ गई। वैद्युत संयोजकता कोई जब बॉन्ड बनता है उसमें कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वो बॉन्ड बनाया जाता है, उसकी संयोजकता ही इसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। बात आई जैसे NaCl के केस में, Na और Cl। तो Na ने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई, Na की हो गई +1, यानी कि एक वैद्युत संयोजी परमाणु है। वैद्युत संयोजी जो इसके अंदर बॉन्ड बनी है उसमें इसका रोल है, तो इसकी वैद्युत इलेक्ट्रॉन का जितना ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, जितना इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे कैल्शियम के केस में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इनके बीच में क्या बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैद्युत संयोजकता हो गई 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, यानी 2 संख्या में 2 हो गई है। एक सवाल पूछा जाता है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक अर्थात क्वथनांक, गलनांक या क्वथनांक, अगर सॉलिड है तो उसके गलनांक, लिक्विड है तो क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, ये ज्यादा
हाई टेम्परेचर पे मेल्ट क्यों होते हैं, पिघलते क्यों हैं। सीधा सा है, अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में स्थित वैद्युत आकर्षण बल जो कि बहुत मजबूत होता है, जैसे आपने NaCl के केस में देखा था, NaCl बहुत मजबूती से इनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगा होता है और उस बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, ये इनके क्वथनांक या इनके गलनांक उच्च होते हैं। ये उत्तर आप दे सकते हैं। एक सवाल और आता है इसमें कि इनकी विलेयता, अर्थात जो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, वैद्युत संयोजी NaCl है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं वो उनकी विलेयता किन में घुलते हैं। देखो इसमें धन और ऋण का पूरा खेल है। वैद्युत संयोजी यौगिक में जो पोलर सॉल्वेंट हैं, जो खुद अपने अंदर आंशिक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रखते हैं, जैसे पानी है H2O, उनमें ये सॉल्वेंट है। और जितने नॉन पोलर है, नॉन पोलर अर्थात जो घोलने के बाद में जिनके अंदर प्लस माइनस आयन बनने की क्षमता नहीं होती है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं। अब सोचो जैसे बेंजीन में हम घोल लें, नहीं घुलेगा, एथेनॉल में घोल लें, नहीं घुलेगा, लेकिन पानी में घुलेगा। तो पोलर सॉल्वेंट में विलेयता इनकी नहीं पाई जाती और नॉन पोलर में पोलर में विलेयता पाई जाती है और नॉन पोलर में विलेयता नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से आपने इस बांड के क्रम में अभी एक की चर्चा की, इसकी वैद्युत संयोजी बंध की। अभी आपके दो बंध बाकी हैं, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए को सेकेंड वीडियो बनाएंगे आपके सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध।